अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के दौरान जो कुछ भी उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ, पूरे प्रदेश ने उसको खुली आंखों से देखा, जाना और समझा। और आज हम बात करेंगे ब्लॉक प्रमुख के होने वाले चुनाव को लेकर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आपने बहुत से पंचायत चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार से हिंसा का तांडव, इस प्रकार से प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग, इस प्रकार से बुलडोजर का इस्तेमाल और इतनी बड़ी तादाद में कभी मुकदमे जनप्रतिनिधियों पर नहीं लगाए गए। यह अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि जिस पार्टी को पंचायत चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वो एक दो नहीं बल्कि 67 जिलों में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनवाने में कामयाब रही। आरोप भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार पर बहुत गंभीर लगाए हैं विपक्ष ने, और कई जगह तो मीडिया ने स्वयं अपनी आंख से देखा कि जो कुछ भी हुआ यह हैरान कर देने वाला है। बीजेपी हमेशा सपा बसपा पर यह आरोप लगाती रही है उत्तर प्रदेश में कि वो गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं, प्रशासन और पुलिस का गलत इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी 14 साल से ये बात कहती आ रही थी, लेकिन जब वास्तव में बीजेपी को खुद इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा तो उसने जो कुछ किया उसने शायद सपा और बसपा को भी पीछे छोड़ दिया। मैंने पहले भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, पहले की भी डिबेट में मैंने ये विषय उठाया था, आज फिर उस विषय को मैं दोहरा रहा हूं। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपको इस प्रकार से प्रशासनिक अराजकता, गुंडागर्दी, डीएम-एसपी पुलिस का इस्तेमाल, मुकदमे, जेल, इन सब से बचना है और पंचायती राज की अवधारणा को और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर चलाना है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के पद इनडायरेक्ट नहीं बल्कि डायरेक्ट जनता से कराए जाएं। जनता अपना ब्लॉक प्रमुख खुद चुने अपने ब्लॉक में, और अपने जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष जनता खुद चुने। जिस दिन ऐसा हो गया, यकीन मानिए कि जिला पंचायतों के जरिए गांव ग्रामीण का, मजरा और पूर्वा का ठीक से और बेहतर विकास हो पाएगा। वरना जिसकी भी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, मुझे याद है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन की टीम ने मिलकर पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया था, जबकि वो हारे थे। तब समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें जीत कर आई थी। फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 से 17 के बीच, तब कांटे का मुकाबला था, तब 64 सीटें जीत कर आई थी समाजवादी पार्टी। आज बीजेपी की सरकार है, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों की सीटें जीती, लेकिन चुनाव में उलट हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष सर्वाधिक चुने गए किसके? भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के। यह इल्जाम सरकारों पर लगता रहा है, लेकिन बीजेपी तो कहती रही है कि वो चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी है, शुचिता और पारदर्शिता वाली पार्टी है। फिर उसने वो तरीके क्यों अडॉप्ट किए जो तरीके अपनाने का आरोप वो सपा और बसपा पे लगाते थे? फिर आप कैसे बेहतर हो सकते हैं दूसरों से अगर आप ये आरोप लगाते थे कि वो गलत करते थे? आपने तो उसके भी 2 कदम आगे बढ़कर किया। लेकिन मैं हैरान हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनवा कर किसी भी राजनीतिक दल को या सत्तारूढ़ दल को क्या हासिल होता है? सिर्फ एक चीज हासिल होता है, ईगो मसाज, अहंकार की पूर्ति होती है। उसको एक खुशफहमी होती है कि उसने ये चुनाव जीत लिया है। दरअसल उन्हें भी पता होता है कि वो चुनाव कैसे जीते हैं। तो जो गलती बीएसपी में मायावती ने की, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने की, वही गलती उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में की। जनता समझदार है। इनडायरेक्ट चुनाव में इस प्रकार के मसल पावर, पुलिस पावर, प्रशासनिक पावर और पैसे का इस्तेमाल और बुलडोजर का इस्तेमाल ये पहली बार हुआ है। इन सब प्रक्रिया से बचना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र में आंखों की मर्यादा का बड़ा प्रश्न होता है। लोक लज्जा बड़ी चीज होती है, वो आपके बारे में परसेप्शन बनाती और बिगाड़ती है। अगर आप लोक मर्यादा भूल जाएंगे तो लोकतंत्र के लिए ये उचित बात नहीं है, और खास तौर पर वो जो दिन भर लोकतंत्र की दुहाई देते हों। जब आप ये कहते हैं कि सपा बसपा ने ये किया, तो आपने उससे बढ़कर 2 कदम आगे क्यों किया? आपको राजनीतिक शुचिता, आदर्श और लोक लज्जा का एक नया मानदंड स्थापित करने का अभूतपूर्व मौका उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। लेकिन आपने क्या किया? भीषण तांडव,
लोगों के घरों में घुसकर मारपीट करना, उनके माता पिता को अपमानित करना, जिला पंचायत सदस्यों के गांव की सड़कें खोद देना, किसी का घर गिरा देना, किसी का फार्म हाउस, किसी की दुकान गिरा देना। इस प्रकार की चीजें लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी किसी के विवेक के आधार पर लोकतंत्र को मत छोड़िए। जहां विवेक का इस्तेमाल हुआ वहां लोकतंत्र पर प्रश्न खड़े हुए। और यह बात सिर्फ बीजेपी पर नहीं, सभी राजनीतिक दलों पर लागू है। जो भी उत्तर प्रदेश में सत्ता में रहे, उन्होंने हमेशा बलात् कब्जा किया जिला पंचायतों पर। और कोरोना काल में क्या हुआ गांव में? अगर इतनी ही तत्परता, इतनी ही ताकत, इतनी क्षमता और इतनी ही विल पावर उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना के नियंत्रण में गांव गरीब मजरा और पूर्वा के लोगों की मदद के लिए करती, तो ये गांव गांव लाशें नहीं उठती, हर मोहल्ले से अर्थीयां नहीं उठती, हजारों लोग बेमौत मारे नहीं जाते, और गंगा के किनारे लाशें पड़ी नहीं होती, और गंगा में लाशें उतरा नहीं रही होती, उनको चील कौए और कुत्ते नोच नहीं रहे होते। शायद इतनी तत्परता दिखाई गई होती तो हम अपने हजारों लाखों भाई बहनों को उत्तर प्रदेश में बचा सकते थे। यानी कहने का तात्पर्य कि सरकारों के पास तंत्र है, वो आपकी रक्षा कर सकते हैं, आप तक सहायता जब चाहें पहुंचा सकते हैं। यह राजनीतिक क्षमता का विषय होता है बहनों भाइयों। इस चुनाव ने यह प्रमाणित कर दिया, यह साफ कर दिया कि जहां पैसे की आवश्यकता थी वहां पैसा, जहां पुलिस की जरूरत थी वहां पुलिस, जहां प्रशासन की जरूरत थी वहां प्रशासन। क्या कुछ नहीं पहुंचा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। और आने वाले वक्त में आप 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में यही सब देखेंगे। यह सरकार तब कहां थी जब गांव में लोग मर रहे थे, सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत करते हुए रात में सोते थे, सुबह हमारे भाई बहन मरे हुए मिलते थे। असंख्य मौतें उत्तर प्रदेश के भीतर हुई, लोगों का जीवन बर्बाद हो गया कोरोना में, तब इन तक कोई मदद नहीं पहुंची। हजारों मासूम बच्चे अनाथ हो गए। सरकार बयानों में तो इन अनाथ बच्चों को अडॉप्ट करने की बात करती है, पर जाइए और गांव में इनकी दुर्दशा देखिए, आपकी आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे, मेरा दावा है। मैंने 1-2 नहीं 2,500 गांवों से रिसर्च रिपोर्ट मंगवाई है और हर क्षण आपको इस बारे में जानकारी दी है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारें क्यों नहीं इस पर ध्यान देती हैं। क्या सरकार का काम सिर्फ चुनाव लड़ना है या अपने गांव गरीब की जनता की मदद करना है? मेरा मानना है कि गांव ग्रामीण की मदद पहले होनी चाहिए, उससे ज्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता कुछ नहीं हो सकती। गांव है तो राज्य है, और राज्य है तो सरकार है। हम गांव के लोगों को मरने के लिए या चुनाव में उनको वोट किंग की मशीन के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें उनका ध्यान देना होगा। जितना ध्यान सरकार अपने चुनावों में लगाती है, गांव गरीब पर ध्यान क्यों नहीं देती है? और राज्य निर्वाचन आयोग के साहब क्या कहने? ऐसा लगता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने दफ्तर में ताला मार दिया है और शासन से चल रहा है। आज 5 तारीख की डेट खत्म हुई है और अगले 5 दिन में वो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव करा देंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सेंस नाम की कोई चीज ही खत्म हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संस्था लग रहा है उसकी मृत्यु हो गई है। जो लोग दूसरे पर, मेरा सिर्फ एक ही बात का कहना है, जो लोग दूसरों पर आरोप लगाते थे कि आप गुंडागर्दी कराते हैं, आप राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी पॉकेट में रखते हैं, आप तो पॉकेट नहीं, आप तो मोजे में रख रहे हैं। इतना लचर, इतना कमजोर, इतना शक्तिहीन, इतना अपमानजनक निर्वाचन आयोग मैंने 22 साल में नहीं देखा। मुझे याद है एस के अग्रवाल का कार्यकाल, उनसे तो चीफ सेक्रेटरी भी डरता था। और आज के इनको तो लेखपाल भी नहीं सुनेगा इनकी बात, क्योंकि इनको पता है कि ये इनकी आदेश कहां से आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारें जितनी क्षमता, ताकत, विल पावर अपने चुनाव जीतने में, अपने राजनीतिक अहंकार की पूर्ति के लिए करते हैं, क्या गांव गरीब की जनता की विपत्ति में इतनी मदद हुई? बहनों भाइयों, आप दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, क्या ऐसा हुआ? जब आपके लोग मर रहे थे, आपके भाई बहन मर रहे थे, आपके पिता की मौत हो रही थी, आपका बेटा आपकी आंख के सामने मर रहा था, आपकी बेटी को इलाज नहीं मिल रहा था, उस वक्त सरकारें कहां थी? जितनी तत्परता, क्षमता, ताकत चुनाव जीतने में लगाई जाती है, गांव गरीब के लिए मदद में यह ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? यह सवाल आपके मन में घूमना चाहिए। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 महीने पहले आपके घर के लोग
तड़प तड़प कर बिना ऑक्सीजन के आप ही के सामने दम घुट टूट रहा था उनका। आप क्या ये बात भूल गए हैं? मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश नहीं भूला है। कुछ बयान सुने आप। ये अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये गड़बड़ी इटावा में क्यों नहीं हुई, आजमगढ़ में क्यों नहीं हुई, बलिया में क्यों नहीं हुई? जिन जिलों में सपा जीत गई वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ सरकार के द्वारा सही काम किया गया है, लेकिन जहाँ भाजपा जीती है, और जीती क्यों है अखिलेश जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी नहीं चाहता, कोई जंगल राज नहीं चाहता, कोई अपराधियों के अपराध को बर्दाश्त नहीं करना चाहता। इसलिए सब लोगों ने मिल करके सपा को हराया है, भाजपा को जिताया। 2 मेंबर को समाजवादी पार्टी के 2 मेंबरों को जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने वाले थे, उनको बीच से अपहरण कर लिया गया। आखिर में प्रशासन का कौन सा उनके रहते कैसे कोई अपहरण कर लिया? क्योंकि इधर कर ले तो एक बात समझ में आती है, लेकिन गेट के अंदर हो जाने के बाद तो पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। पैसे, सत्ता, गुंडागर्दी और अधिकारियों के दम पर जिला पंचायत का चुनाव जीत लेना ये कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। समय बदलता है, वक्त भी बदलता है और जनता का विचार भी बदलता है। तो आज की डिबेट में मैंने बहुत ही चुनिंदा मेहमानों को आमंत्रित किया है ताकि हम इस चर्चा को आगे बढ़ा सकें। संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी मेरे साथ मौजूद हैं, सुचि विश्वास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं और केपी मलिक दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश के मामलों में खासी रुचि रखते हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद। संजय चौधरी जी, आप डिबेट में पहली बार आए, आपका बहुत स्वागत और वेलकम। मैं आपसे जानना, और आपको प्रवक्ता निर्वाचित बनने की बधाई भी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी तो ये दावा करती थी कि आप राजनीतिक शुचिता, पारदर्शिता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, लेकिन हमारे पास 38 जनपदों से ऐसी रिपोर्ट मौजूद है जहां पर या तो पुलिस ने दमन का इस्तेमाल किया, या पुलिस ने जिला पंचायत सदस्यों को जेल भेजा, या तो उनके घर गिराए, या उनके परिजनों को अपमानित किया, या उनके फार्म हाउस, मकान और दुकान गिराए सिर्फ वोट पाने के लिए। आपने ऐसा क्यों किया? ब्रजेश जी, आपकी बात को मैं 7.5 मिनट से लगातार सुन रहा था और मैं चाहूँगा कि आप कम से कम मुझे 3 मिनट का समय दें। बिल्कुल, स्वागत। आपने बहुत ही सैद्धांतिक बात उठाई, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आपने कहा कि स्थानीय निर्वाचन जो हैं वो सीधे जनता से होने चाहिए। आपको याद होगा कि नगर निगमों के चुनाव जनता से होते हैं। एक बार एक राजनीतिक दल ने कोशिश की थी कि ये चुनाव भी इनडायरेक्ट हों। आप थोड़ा स्मृति पर जोर डालेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। वो राजनीतिक दल कौन था, उनसे सवाल कीजिए। ये मंशा रहती है कि इनडायरेक्ट चुनाव हो और डायरेक्ट चुनाव न हो। ये पहल अगर हो रही है, आप कर रहे हैं, तो आपका स्वागत है, और यह स्वागत परिणाम में बदले, ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी कोशिश करूंगा। आपने जो सुझाव दिया है बहुत अच्छा। बात नंबर 2, आपने कोरोना की बात की, आपने उत्तर प्रदेश की बात की। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश की नहीं है, विश्व की समस्या है। उत्तर प्रदेश की स्थिति की तुलना, जिसकी आबादी 25 करोड़ है, उसकी तुलना उन राज्यों से कीजिए जो विपक्ष के द्वारा शासित राज्य हैं। उदाहरण नंबर 1 मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की उदाहरण नंबर 1 महाराष्ट्र, आबादी लगभग 11.5 करोड़। 11.5 करोड़ की आबादी को 25 करोड़ की आबादी से कंपेयर करके देखिए। आज उत्तर प्रदेश में 2000 से कम पेशेंट है और महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा पेशेंट रोज निकल रहे हैं। वहां 1 लाख से ज्यादा के लोगों की मौत हो गई, उत्तर प्रदेश में 22,000 मौतें होती हैं। आप दोनों राज्यों की तुलना करने के आधार पर परिणाम पर नजर डालें तो आपको क्या लगेगा? उत्तर प्रदेश का एक भी विपक्षी दल का एक भी नेता, मैं आपको चुनौती देता हूं, सारे लोग खड़े हुए हैं, सारे लोग इस बहस में शामिल हैं, विपक्षी दल के एक नेता का नाम बता दीजिए जो जनता के बीच में गया हो। और योगी आदित्यनाथ सर पर कफन बांधकर उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में जाकर और 25 जिलों के अस्पतालों के बीच में जाता है, जनता की आवाज को सुनता है, जनता में भरोसा पैदा करता है। और आप कह रहे हैं कि जनता की बात नहीं सुनी जा रही। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से विकास जनता के पास सीधे पहुंच रहा है, और उस विकास में भ्रष्टाचार रंच मात्र भी नहीं है। जब किसान की जेब में 2000 रुपया पहुंचता है, उसके अकाउंट में आता है, और शाम को मैसेज आता है, वो चेक करता है, फिर अकाउंट में जाता है, तो उस 2000 का 2000 रुपया उसको मिलता है। उत्तर प्रदेश का कोई भी राजनेता, उत्तर प्रदेश का कोई भी विधायक, उत्तर प्रदेश का कोई भी आईएएस, आईपीएस उस 2000 में से चवन्नी नहीं मार सकता, चवन्नी।
विकास जब भ्रष्टाचार से मुक्त होकर जनता की जेब में पहुंचता है, जनता के पास पहुंचता है, उसके गलियारे में पहुंचता है, उसके खेत में पहुंचता है। आप बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए। यूरिया जिस प्रकार से निर्विवाद रूप से जनता के पास पहुंची है, एक उदाहरण बता दीजिए। उसके पहले जितनी भी सरकारें रहीं, किसान रात में जाकर लाइन में लग जाता था और उसके बाद भी यूरिया नहीं डंडा पाता था। विकास जब व्यक्ति के पास पहुंचेगा तब उसे लगता है कि वास्तव में यह नेतृत्व हमारे लिए, वो भरोसा पैदा होता है। आप बताइए, जो मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर आए थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे दिया? पिछली बार उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गेहूं की खरीद हुई थी 7.8 लाख मैट्रिक टन, और इस बार जरा आप गौर कीजिएगा और साथियों से पूछिएगा, 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। आपका 3 मिनट हो चुका है, 20 सेकंड में अतिरिक्त देता हूं। बिल्कुल, ये परिवर्तन जो है, जो जनता के पास पहुंच रहा है, जो गांव गरीब गलियारे में पहुंच रहा है, वो उस परिवर्तन का साक्षी हो रहा है। और भ्रष्टाचार से मुक्त विकास जब जनता के पास पहुंचता है, उसको लगता है कि उसको छत मिल रही है, उसको शौचालय मिल रहा है, उसको गली मिल रही है, उसके पास तक बिजली पहुंच रही है, पानी की लाइन उसके पास आ रही है। ऑलराइट संजय जी, मैं उदयवीर सिंह को आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी हैं। ये अपनी जीत का राज बता रहे हैं कि इन्होंने कितने अच्छे काम किए, जिसके कारण जनता ने इनको बेशुमार वोट दिया और ये चुने गए। यहां तक कि मुसलमान सदस्यों ने भी इनको वोट दे दिया। भाई, पंचायत चुनाव पे जो बात थी वो तो संजय जी उससे बच के निकल गए, क्योंकि शायद उनके पास खुद ही कहने को कुछ नहीं। अगर आप प्रतापगढ़ में जाइए तो भाजपा के विधायक सांसद धरने पे बैठे जिला प्रशासन के खिलाफ। क्यों? बता रहे हैं मुर्दाबाद। क्यों? क्योंकि वहां योगी गैंग का आदमी लड़ रहा था, राजा भैया। उसको छूट थी, वो 70 गाड़ी लेके निकलेगा। वहां भाजपा भी बैक सीट पे थी। जौनपुर में योगी गैंग का आदमी लड़ रहा था, उसको छूट थी। बाकी जिलों में भाजपा के लोगों को छूट थी। मैं उदाहरण देके शुरू करूंगा। बलरामपुर में प्रत्याशी अगवा कर लिया पुलिस ने। अलीगढ़ में जब मतदान हो रहा था तो प्रत्याशी का घर सील किया जा रहा था, उसके प्रतिष्ठान सील किए जा रहे थे। कन्नौज में मैं खुद 17 बोर्ड के मेंबरों को लेके गया, जो बहुमत था। अरे भाई, विपक्ष के लोगों के साथ शरीर से सशरीर लोग खड़े हैं और अंदर जाके दूसरे को वोट डाल देते हैं। सरकार के साथ मजबूरी में लोग खड़े हो सकते हैं, दबाव में खड़े हो सकते हैं। विपक्ष में खड़े होने की क्या मजबूरी है? विपक्ष के साथ क्यों खुले शरीर से रहेंगे और वोट अंदर किसी और को देंगे? जालौन में डब्बा बदल दिया। जालौन की प्रत्याशी पूर्व पीसीएस अधिकारी थी, महिला, उसका डब्बा बदल दिया। बागपत के अंदर फर्जी प्रत्याशी मौज गया और उसने नामांकन वापस कर दिया। न आईडी चेक की गई, न प्रत्याशी का फोटो चेक किया गया, न साइन चेक किया, और कोई भीड़ नहीं है। केवल जिला पंचायत अध्यक्ष के 2 ही प्रत्याशी थे। तो आपने ये परिणाम स्वीकार क्यों किए? आपको परिणाम अस्वीकार कर देने चाहिए अगर इस प्रकार से धांधली और गलत काम हुआ है तो। मेरी बात पूरी सुनिए। एटा में 26 वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को। उसका मार्केट तोड़ा जा रहा है, उसका घर तोड़ा जाता है। 2 बातों पे आप विचार करिए। पहली बात, सारी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सरकार, जिला तो अगर ध्वस्तीकरण करता है तो कोई ड्राइव चलता है? केवल जिला पंचायत सदस्यों के घर पे, उनके परिजनों पे ही ध्वस्तीकरण क्यों हुआ? किसी और आदमी के यहां ध्वस्तीकरण क्यों नहीं हुआ इस दौरान? क्या सारा कब्जा केवल जिला पंचायत सदस्यों का है? और दूसरी बात, एक व्यवस्था है कि सहायक मिलता है। अब कोई दिव्यांग हो, कोई अनपढ़ हो, अपनी बात कंप्लीट करें, अक्षम हो, उसको 20 सेकंड बचे तो आपके पूरे पास। प्रदेश में जितने दिव्यांग, जितने अनपढ़, जितने अक्षम थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी के लिए थे। सारे जो आपको इन्होंने सहायक दिए वो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। अब आप मुझे बताइए कि 10 तारीख को ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हैं, आपकी क्या रणनीति है? आप लड़ रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, ये अभी केशव मौर्य जी कह रहे थे कि बलिया का परिणाम क्यों स्वीकार कर लिया। बलिया में कितना संघर्ष हुआ, सड़क पे संघर्ष हुआ, चुनाव आयोग लोग गए,
तो भाई जहां आप बेईमानी नहीं कर पाए, आप वोट 10-15 लोग संघर्ष करके साथ दे रहे हैं, आप जहां बहुमत का आंकड़ा पार कर गए, जहां नहीं कर पाए, क्या वहां बेईमानी नहीं की? क्या बलिया में शांतिपूर्ण चुनाव हुआ? थैंक यू, क्या एटा में शांतिपूर्ण बहुत चुनाव शुक्रिया। हुआ? मैं नेक्स्ट राउंड में आता हूं आपके पास। तो सवाल यह है जी कि समाजवादी पार्टी ने अपनी बात जी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने रखी थी। थैंक यू। 10 तारीख को भी योगी जी का एक चार्जशीटेड मुख्यमंत्री हैं, 18 केस थे, उनकी मानसिकता आऊंगा, है, टाइम दूंगा आपको, आप उनकी पूरी बात पसंद रखिए। है, उनकी Thank जाति you। सोच है, उसके हिसाब से वो सुची सारे काम विश्वास करेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारी कांग्रेस कमेटी लोकतांत्रिक की सोच प्रवक्ता है। थैंक हम यू उसका देवीर जी, विरोध करेंगे। शुक्रिया। सुची जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रशासनिक अराजकता, गुंडागर्दी और मुकदमेबाजी, लोगों के घर ढहाए गए जिला पंचायत सदस्यों के, आपकी पार्टी भी रायबरेली तक की सीट को हार गई। आप इस चुनाव के बारे में क्या धारणा रखती हैं जो कुछ भी जिला पंचायत अध्यक्ष के इलेक्शन में हुआ पिछले दिनों? जी, 75 में से सिर्फ 67, तो मुझे तो काफी हैरत है, मैं हतप्रभ हूँ, मुझे दुख है, क्योंकि एक पार्टी है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के किम शासक जो है किम जोंग, उनको 99.96% की वोटिंग हुई थी। इसके अलावा लीबिया में 100 में 100, गद्दाफी को, सद्दाम हुसैन को। तो ऐसे में जब तानाशाहों का शासक है तो धांधली होगी, स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग होगा, छल बल होगा, मीडिया होगा, बाहुबल होगा। तो ये तो लोगों को भी पता है, और जो सत्ता में है उनका क्या कार्यशैली में भी पता होगा। उसको किराए पर देना चाहिए तो कुछ प्रशासन को उससे आय होगी, और वो बिल्कुल मोजे में नहीं है, वो जूते के नीचे है। तो भाजपा ने जब सब खरीद ही रखा है, तो जो हम लोग लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं, तो ये कभी कभी लगता है कि ये काल्पनिक है या वो काल्पनिक है। जी, बहुत दुखद तो परिस्थितियां हैं आप देश लोगों की। ने परिणाम स्वीकार क्यों किए? आपको बहिष्कार कर देना चाहिए था अगर इतनी अराजकता हुई है तो। देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जितना लड़ सकते हैं उससे ज्यादा लड़ रहे हैं। कितना दिख रहा है मैं दावा नहीं करती, लेकिन कोई कोर कसर छोड़ी नहीं जा रही है। सरकार अगर दमन उतारी है, बराबर अध्यक्ष जी कभी 17 दिन, कभी 70 दिन, कभी 21 दिन लगातार वो गिरफ्तारियां दे रहे हैं, तो अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो कौन कर तो रहा क्या है? आप अगर ये कहना मायावती जी ने चाहती हैं प्रेस कि कॉन्फ्रेंस की और क्या कहा? बीजेपी कि ने स्वविवेक सरकारी से मशीनरी का प्रत्याशी दुरुपयोग समझते करके हैं। 67 सीटें जीती हैं? नहीं, देखिए, पूरा कर लेने दीजिए प्लीज। तो मायावती जी ने स्वविवेक शब्द का इस्तेमाल कर लिया था। अखिलेश जी आइसोलेटेड हैं। जब बसपा थी तब भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, फिर उनकी सरकार गई। जब पिछली बार सपा थी तो क्या दुरुपयोग हुआ, फिर उनकी सरकार गई। तो स्थायी तो सत्ता में कोई भी नहीं है। दुरुपयोग अपने धन बल, बाहुबल का जितना करना है वो उतना कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैडम। मेरे साथ मनीष हिंदवी जी जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। संजय चौधरी को अभी आपने सुना, मनीष जी ये कह रहे हैं विकास जीता है, योगी जी सर पे कफन बांध के कहीं घूम रहे थे, इस कारण जीते हैं। विपक्ष कह रहा बुलडोजर जीता है। आपने क्या देखा और क्या महसूस किया, कौन जीता है, और इस तरह की जीत कितनी प्रभावित करती है और कितना मायने रखती है? ऐसा है कि अगर जीत की बात करेंगे तो हम जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ उसकी बात करें तो ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा। जो जिला पंचायत सदस्य जीते हैं उसमें 750 भाजपा और सपा बराबर जीती, 381 बसपा जीती और 100 के आसपास में कांग्रेस और आप थी। तो वो डायरेक्ट इलेक्शन था, तो वहां पर तो भाजपा नहीं जीती जहां जनता ने वोट दिया, क्योंकि सपा भी लगभग बराबर पे खड़ी थी। ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और ये हम लोग जब पिछली बार यहां मई में चर्चा कर रहे थे तब भी हम लोगों ने कहा था ये सत्ता का चुनाव है। और देखिए, मैं तो डे वन से इस हक में हूं कि इसको डायरेक्ट इलेक्शन करो। मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। और जैसे मेयर और जिला मतलब नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव होते हैं, वैसे इसको भी जिला पंचायत अध्यक्ष को कर दिया जाए। हाँ, अगर वो हुआ होता तो शायद फिर पिक्चर दूसरी होती, क्योंकि मैंने कहा जिला पंचायत अध्यक्ष जो डायरेक्ट चुनाव हुए हैं वहां पर सपा इनके बराबरी में खड़ी है, तो वो डायरेक्ट चुनाव है। बाकी तो ये जब अभी पिछली बार सपा पार्टी में थी तो उस वक्त मुझे याद है 2015 में जो नवंबर में रिजल्ट्स आए थे उसमें बसपा को सीटें जिला पंचायत सदस्य की ज्यादा मिली थी और सपा को कम मिली थी। लेकिन आप कब की बात बता रहे ये 2015 की बात कर रहा हूं मैं। नवंबर में जो रिजल्ट आए थे और जो जनवरी में वो हुए थे, अध्यक्ष के चुनाव हुए थे, लेकिन अध्यक्ष ज्यादा हुए सपा के। हाँ, 63 थे उनके। ठीक, और यही फिर पीछे चले जाइए 2010 वाले चुनाव में सब जीत लिया था, मायावती जी ने जीत लिया था, लेकिन उनको उनके सदस्य ज्यादा नहीं थे।
सदस्य उनके ज्यादा नहीं जीते थे। तो बस ये एक बात आपने बड़ी अच्छी कही है कि हर बार नए रिकॉर्ड कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं और भाजपा ने अपना जो इलेक्शन मोड है उसको साबित किया है कि वो लगातार इलेक्शन मोड में है और एक कदम और आगे वो दुरुपयोग में निकल गए हैं। उपयोग दुरुपयोग हर जगह आगे हैं और इस बार मैं दुरुपयोग में दूंगा आगे टाइम तसल्ली से अपनी बात। मेरी चिंता जानते हैं क्या है? आपने एक मानदंड स्थापित कर दिया, वोट दो नहीं तो जेल जाओ या घर गिरवाओ। ये हमेशा तो एक पार्टी के पास सत्ता नहीं, रहेगी तो नहीं। आप अगली बार कोई आया तो वो पोकलैंड का इस्तेमाल करेगा। ब्रिजेश जी बड़े कुछ आदर और के साथ, करेगा। नहीं ब्रिजेश जी बड़े आदर के साथ आज एक प्रीस्ट फादर स्टैनली की डेथ हो गई एल्गार परिषद वाले जो जेल में ही। क्या दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है कि 84 साल के आदमी को 9 महीने से बंद रखा गया, जब एनआईए एक दिन उसको जेल में नहीं रखना चाहिए। एक दिन की कस्टडी एनआईए ने नहीं मांगी थी पूछताछ के लिए। 9 महीने में एनआईए जो जांच एजेंसी है उसने एक दिन उनकी कस्टडी पूछताछ के लिए नहीं मांगी और आपने 9 महीना बंद रखा। क्यों? क्या लोग आदी होते जा रहे हैं क्या ये सब देखने के? बिल्कुल आदी होते जा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं सत्ता का दुरुपयोग, एक रिटायर्ड आईएएस है उनके ऊपर लगातार मुकदमे लादे जा रहे हैं और जबकि छोटे छोटे फ्रिवलेस मामले में, तो ये जो सत्ता का दुरुपयोग है ना ये बढ़ रहा है। करेक्ट, ठीक है, ये बहुत ही। तो आप भी इस हक में हैं कि सीधे जनता से चुनाव कराया सीधे जाए। जनता से चुनाव होना चाहिए, हमें इसी पर अड़े रहना है। तो एक दिन हो सकता है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस सुधर जाए। नहीं, इनडायरेक्ट चुनाव जितने सब बंद हो जाने चाहिए। करेक्ट है, आई डू एग्री विद यू, मैं सहमत हूं आपसे। केपी मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से, दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर हैं और यूपी के मामलों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। भाई मलिक साहब, आप मुझे बताओ कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इतना महत्वपूर्ण कैसे होता है कि इसके लिए सरकारें कुछ भी कर जाती हैं, चाहे वो मायावती रही हों, चाहे अखिलेश यादव रहे हों और चाहे अब योगी आदित्यनाथ हों, इस हद तक क्यों गुजर जाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, जैसा कि आपने कहा कि सबसे पहले तो ये चुनाव जनता के द्वारा होना चाहिए। आप भी इससे सहमत हैं, बाकी लोग भी सहमत हैं, लेकिन क्या तीनों राजनीतिक दल इससे सहमत हैं? सियासी दल चाहते हैं? और यहाँ पे पहले भी बताया गया कि चाहे मायावती की सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, अभी बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह जी भी बोल रहे थे और उदयवीर जी ने भी बताया कि बड़ा दुरुपयोग हुआ है और जो है सत्ताधारी दल हमारे लोगों का अपहरण कर ले रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे हैं। तो आप इनको थोड़ा सा पीछे मोड़ के ले जाइए 2016 में। तो ये तो इनकी वानगी है सियासी दलों की। अगर ये चाहें, हमारे आपके कहने से हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं कि इस चुनाव को जनता के द्वारा होना चाहिए। हम आप तो क्या सबसे बुरे बनते हैं इसके लिए क्योंकि हम इन तीनों का आईना दिखा देते हैं। जी। दूसरी जो बहुत बड़ी बात है ब्रजेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई अन्य प्रदेश हो, जो पुलिस प्रशासन है वो सत्ता की कठपुतली है। ये हम पहले भी कहते रहे हैं और ये पुलिस की मजबूरी है। और पुलिस जो है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए, किसी भी मंत्री के लिए ऐसा कुछ करना चाहती है कि मंत्री जी बड़े खुश हो जाएं। आप याद करिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लोकसभा में यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के किस तरह से फपक फपक के रोए थे और उन्होंने कहा था कि जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। क्या पिछले दिनों ये जिस प्रकार की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, क्या मुख्यमंत्री जी ने उनको याद नहीं किया है? दूसरी बात, आप देखेंगे कि कोरोना काल जब ढलान पे था तो मुख्यमंत्री जी ने अधिकतर राज्यों जिलों का दौरा किया था और फिर उसके बावजूद भी कोई सफलता बहुत ज़्यादा हाथ मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं लगी थी। लेकिन ये जो चुनाव हुआ है इसमें तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी किसी ज़िले में गए नहीं है और सफलता बड़ी अच्छी हाथ लगी है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी बिना किसी ज़िले में गए भी अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब अन्य कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे हम वेट कर रहे हैं शायद तीसरी लहर भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी उसका भी प्रबंधन कर लेंगे। जी, करेक्ट बात। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव अभी हुए हैं, इसमें सबसे हैरानी वाली बात मुझे ये लग रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के 12 लोग थे वहां 22 लोग हो गए। एक तो ये है, और दूसरा इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि जो मुस्लिम सदस्य भी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो ये जो जादू योगी जी ने किया है ये देखने लायक बात है। जी, और ये बात बड़ी अचरज में करती है और बड़ा हैरान भी करती है कि AMIM वाले भी गाजीपुर में इनको वोट डाल रहे हैं, पर संजय कह रहे हैं कि ये विकास के कारण हो रहा है और योगी जी ने जो सर में कफन बांधा उसके लिए। देखिए, योगी जी ने जो सिर पे कफन बांधा है और वो उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी वानगी एक गाजीपुर यहाँ पे है जो दिल्ली के बॉर्डर पे है। पिछले 7 महीने से
वो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी योगी जी के क्षेत्र से आते हैं। आप देखेंगे राकेश टिकैत भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। और जिस प्रकार की योगी जी की बानगी है कि गन्ने का पिछले 4 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा है, तो विकास कार्य क्या हो रहा है? बिजली 5 गुना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। अब आमदनी कैसे दुगनी करेंगे? पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट दुगने हो गए, खाद के रेट दुगने हो गए, बिजली के रेट 3 गुने हो गए, लेकिन आमदनी दुगनी हुई है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। थैंक यू सर। वीरेंद्र सिंह जी हमें डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, अभी तक तो हम लोग जिला पंचायत सदस्यों को लेकर बड़े फिक्रमंद थे, लेकिन अब आज अभी थोड़ी देर पहले अधिसूचना आ गई है। अब तो मुझे बीडीसी भाई बहनों की बड़ी चिंता हो रही है, उन्हें कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। इनको किस रिजॉर्ट में छिपाया जाए? बिल्कुल, देखिए अभी फिर आगे 10 तारीख तक कुछ उत्तर प्रदेश में गहमा गहमी रहेगी। आज रात से ही ये धरपकड़ शुरू हो जाएगी। हालांकि जिला पंचायत का चुनाव बड़ा है और उसकी जीत पर सरकारों का बड़ा इकबाल निर्भर करता है। ब्रजेश जी, बातें हो रही थी कि लोकतंत्र का अपहरण हो गया और लोगों के घर गिराए गए, उन पर मुकदमे हुए। जो तरीका था वो ठीक नहीं था, ये बात सही है। लेकिन एक चीज़ अगर व्यवहारिकता और सैद्धांतिक रूप से देखें तो दोनों में अंतर ये आता है कि जो सरकार सत्ता में है, अगर वो ये चुनाव हार जाए तो उसका अपनी पार्टी में और जनता में बड़ी किरकिरी होगी। तो कहीं कहीं मजबूरियां हो जाती हैं कि इस चुनाव को जीता जाए, क्योंकि सत्ता में रह के भी अगर बीजेपी ये चुनाव न जीत पाती तो समाजवादी पार्टी इनको इतना ताना मारती कि ये जिंदा न रह पाते। तो ये डर भी सताता है इनको। लेकिन अच्छा, तानों के डर से किया ये सब? ताना भी है, और दूसरा बीजेपी की सरकार को लेकर जो पार्टी के भीतर और दिल्ली में जो उथल पुथल मचा था, उसमें इस उथल पुथल को शांत करने का एक ये रिजल्ट भी एक तरीका था। योगी सरकार पर एकदम संकट जो मंडरा रहा था, जो लोग उंगलियां उठा रहे थे, वो सब इससे खत्म हुआ। योगी मजबूत होकर निकले, तो ये भी एक तरीका था। लेकिन आप ये जान लीजिए कि एक छोटा सा उदाहरण है कि ये जितना ढोल पीटा जा रहा है जीत का, ये सब एक अपशगुन की तरह है। आप अगर पीछे नज़र डालें तो मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीते थे, विधानसभा हार गई। अखिलेश यादव ने 63 जीते थे, चुनाव हार गए। अब योगी 67 जीते हैं। अब इस पर बहुत इतराएं ना, क्योंकि ये जनता का चुनाव था नहीं, ये आपने जीत लिया, अच्छी बात है। पूरे देश और दुनिया से बधाई लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जनता सीधे चुनेगी वहां जमीन धरातल सब खिसकता नजर आता है। देखिए एक चीज बताऊं, एक छोटा सा और उदाहरण कि मोमबत्ती आप देखते होंगे, उसमें एक धागा रहता है, जिसमें आग लगाते हैं तो मोमबत्ती जलती रोशनी देती है। तो एक साहित्यकार ने यह लिखा है कि मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसे वह अपने सीने में पूरे जीवन भर छुपाए रहती है। तो इस सच्चाई को तो आप जितनी जल्दी समझ लें उतना बढ़िया, क्योंकि जो सत्य है, जो विपक्ष दल शोर मचा रहे हैं या जो जनता कह रही है, अगर सत्ता के अहंकार में उसे सुना नहीं जाएगा, उसे बेवजह का शोर माना जाएगा, तो ये सत्ताधारी दल के लिए खतरे की घंटी है। सत्य को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और कुल मिलाकर ये है कि सबसे दर्दनाक बात, जितनी आज हम जीत पर जश्न मना रहे हैं, ठीक है सरकार को अधिकार है, लेकिन इस पंचायत के चुनाव में जिन लोगों ने ड्यूटियां दी, जिन लोगों ने प्रचार किया, कितने लोग कोरोना से मर गए, वो भी एक दर्दनाक इतिहास हो गया है। और आज तक जो लोग मरे, सरकारी छोड़ दीजिए, लेकिन प्राइवेट या कोई उनके लिए मुआवजा अभी तक मिला नहीं। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन जो गरीब हैं, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके घर में अंधेरा है, राशन नहीं है, पैसा नहीं है, उनके पास तन पे कपड़ा नहीं है, उनका पालन पोषण कैसे होगा, इस पर अभी तक सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की है जी। ऐलान किया है खाली। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात और, ये बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी बैठे हैं, 67 जिला पंचायत ये जीते हैं, तो इस हिसाब से बीजेपी 360 विधानसभा सीटें जीत रही है।
अगर 67 जिला पंचायत अध्यक्षों की जीत को माना जाए, तब तो बीजेपी बहुत पिछले बार से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार में आएगी। इस पर भी उनको बात रखनी पड़ेगी। और अब ये तो 300 का टारगेट किए थे आपने, 60 और पकड़ा दिया। बढ़ा दिया भाई, ये तो 67 जीते हैं तो उसमें वही तो जोड़ा है जी, जोड़ लेंगे। अब बात आती है कि कई बार कि साहब सीधे जनता चुनाव करे। जनता अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का सीधे चुनाव करेगी तो फिर इस देश में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव भी जनता से कराने की मांग उठेगी। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। अप्रत्यक्ष चुनाव तमाम होते हैं, या सब सीधा चुनाव कर दिया जाए। अब जो सीधा चुनाव हुआ, जिसको ये सिंबल पे लड़े थे, वो भी जान रहे हैं कि कितना सीट आई है। भाई एक जिला पंचायत जीता, 2 जीता और अध्यक्ष इनका बन गया। 50-40 में एक जीत रहा है, अध्यक्ष बीजेपी बन रहा है। तो ये सब चमत्कार तो सत्ता का है। लेकिन देखिए, कुल मिलाकर ये है कि ग्राम पंचायतों में, जिला पंचायतों में तमाम ग्राम पंचायतें आती हैं, बाजारें आती हैं, तमाम सारी, ये एक चेन बनी हुई है और ये लुटाई की चेन है। इसलिए इतना पैसा खर्च होता है। एक ही सड़क पर बार बार धन खर्च किया जाता है, पैसा लिया जाता है। उसमें आपकी ग्राम पंचायत से लेके DPRO, JE प्रधान, सचिव सब ये लगे रहते हैं। ऑडिटर तक जो जांच करने जाते हैं वो भी पैसा पाते हैं। तो कहाँ से घोटाला खुलेगा जी? ये आमदनी ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए इतनी मार काट है। बहरहाल बीजेपी जिला पंचायत चुनाव जीतकर खुश हो रही है, जानती है कि सरकार रहेगी तभी ये रहेंगे, नहीं रहेगी तो ये सब भाग जाएंगे। जिसकी सरकार आएगी उसके साथ चले जाएंगे। तो बीजेपी भी सच्चाई से वाकिफ है। लेकिन भाई, आज जो जीत का जश्न मना रहे हैं, जो इसे लोकतंत्र की ताकत बता रहे हैं, वो अदम गोडवी के इस 4 लाइन से इस सच्चाई को समझें जी, कि जब 100 में 70 आदमी फिलहाल नासाद है, तो दिल पर हाथ रख के कहिए कि क्या देश आज़ाद है। और कोठियों से मुल्क के मयार को मत आंकिए, और असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चौधरी जी को स्क्रीन पे लिया जाए। संजय जी, इस तरह की जीत से भारतीय जनता पार्टी को हासिल क्या होगा? क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस प्रकार की जीत और इसका जो इतिहास है जिला पंचायत अध्यक्षों का, वो सत्ता के साथ चलते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की जीत आपकी पार्टी के लिए ज़रूरी थी, जिसमें ना कोई नैतिकता है, ना कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? प्रशासन और पुलिस का जिस प्रकार से इस्तेमाल किया गया वो अलग उदाहरण है। और अब तो चिंता हो रही है कि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव है उसमें BDC सदस्यों का क्या होगा? देखिए, बहुत गंभीर चर्चा को आपने शुरू किया था। 14, 17 और 19 ये 3 चुनाव डायरेक्ट हमने देखे हैं ना। इन चुनावों में परिणाम भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट जनता से बानगी भर है कि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दूसरा, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत वर्षों से कवर कर रहे हैं, पत्रकार साथी जो बैठे हैं उसको देख रहे हैं। पंचायत के चुनाव का यथार्थ ये है, इसको आप भी मानेंगे, मेरे वरिष्ठ पत्रकार भी मानेंगे, मेरे समाजवादी साथी भी मानेंगे कि जीत के आने वाली सर्वाधिक संख्या निर्दलियों की होती है। ये आंखों देखा सच है, लगातार दिखने वाली सच्चाई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जो नीचे का इलेक्शन है वो पार्टी के बेस पर नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी तो शहरी वर्ग की पार्टी थी। पहली बार पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उतरी है, और उस उतरने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह परिणाम पाया है। इस परिणाम के इतर मैं आपसे जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कर रहा था जी, कि विपक्ष के दल अगर केवल AC के कमरे में बैठकर ट्विटर खेलेंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने और 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है। एक विज्ञप्ति मैंने देखी थी कि एक राजनीतिक दल का प्रदेश अध्यक्ष कन्नौज जाएगा पंचायत के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष वो ब्लॉक घूम रहा था, वो शहर घूम रहा था, पूरी पार्टी लगी हुई थी। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे अब बात कही थी, चुनौती दी थी कि 1 साल के अंदर विपक्ष की राजनीति का एक चेहरा, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो,
चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, इनको आपने दूरबीन लगाकर उत्तर प्रदेश में देखा पर है ऐसी क्या? जीत आपको आपकी पार्टी की नैतिकता और आपकी पार्टी के मूल्यों के मुताबिक है, जिस प्रकार की जीत आपने हासिल की उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों में? यही आपका चेहरा है? नहीं, मैं आपसे बहुत अब गंभीर बात करूं, क्योंकि आपने गंभीर बात के साथ शुरुआत की है। एक घटना होती है, एक महिला आकर पर्चा वापस कर जाती है। आपने शुरुआत में आयोग के ऊपर बहुत गंभीर सवाल उठाया, आपने कहा उसको मर जाना चाहिए, वो मर गई है। आयोग के ऊपर आपने शंका पैदा की। मैं अपनी बात पर उस घटना के बाद आयोग ने क्या एक्शन लिया? दूसरी बात, अगर इसमें राजनीतिक दल कहता है कि प्रशासन दोषी है, एक राजनीतिक दल अपने उन 11 जिला अध्यक्षों को जो दिन रात करके पार्टी को मजबूत करते हैं, फांसी के फंदे पर लटकाकर हटा देता है। क्या दोष था उन जिला अध्यक्षों का? पर आपको किस कीमत पर जीत चाहिए, मुझे ये बताओ आप। जो आपकी पार्टी की नैतिकता और बातें आप करते हैं, ये बताइए, क्या वो शोभा देता है आप पे? निर्दलीय अगर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं तो इसमें आपको कौन सी लोगों कठिनाई? के जेल भिजवाया आपने। हमारे पास तकरीबन 188 ऐसे जिला पंचायत सदस्यों के नाम हैं जिनके खिलाफ चुनाव जीतने के बाद मुकदमे दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की राजनीति कोई आप आज से नहीं देख रहे हैं। इतने मुकदमे कैसे, अचानक से अपराधी कैसे हो मैं गए? आपको बता रहा हूं, 188। मैं आ रहा हूं, उदयवीर जी प्लीज वेट। राकेश भाई, रावण के साथ युद्ध होता है तो जब ब्रह्मचारी और सन्यासी राम जब युद्ध के लिए आते हैं तो एक कहावत एक रामचरितमानस में है कि रावण रथी विरथ रघुवीरा। उस समय राम ने रथ मंगाया और इंद्र ने वो रथ दिया और राम उस युद्ध में उतरे। देखिए, इस प्रकार के युद्ध में जो सामने है, जब हम चुनाव को लड़ते हैं, जब हम राजनीति में जाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद 188 लोगों पर मुकदमे कैसे दर्ज? देखिए, लोकतंत्र में जीत ही सबसे बड़ा पैमाना है। अगर जीत ना हो किसी भी कीमत पे, तो आप ही कहते, किसी भी कीमत पे नहीं, जो हुआ आप देखिए ना, आप उस राजनीतिक दल को नहीं देखते हैं कि जो जिस पर विश्वास करता है उसका अध्यक्ष गायब हो जाता है। आप अपनी बात बताओ, मैं उनसे तो अभी बहुत कठिन सवाल कर रहा हूं। रात को अभी तो आपकी बारी है, आप जवाब दो। रात को जिसको प्रत्याशी बनाया वो सुबह पता चला कि वो प्रत्याशी नहीं है। ऑलराइट, मैं उदयवीर जी की तरफ रुख करता हूं। योजना के बिना किसी अनुभव के, बिना किसी कार्यक्रम के जब आप चुनाव में अपने लोगों को प्रत्याशी बनाते हैं जो आपके अपने उदयवीर जी, आरोप ये लग रहा है कि चूंकि आप फील्ड में उतरे नहीं, आपने कोई तैयारी नहीं की। एक उदाहरण बताइए। थैंक यू, मैं हो गया। विपक्ष का एक व्यक्ति का उदाहरण आप बता दीजिए। हाँ, ओके। आप तैयारी नहीं किए थे इसलिए हार गए। उदयवीर सिंह, गो अहेड। तैयारी नहीं किए, ये बात तो जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव की थी ना, उसे तो हम जीते थे, उस पर तो शिकायत नहीं होनी चाहिए। बात तो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की थी, जहां 20, 30, 40 लोगों को वोट डालना था। हमारे अध्यक्ष जी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में गए थे जिले पे, ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं थी। संजय खुद ही झूठ बोले जा रहे हैं अपने। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कौन ब्लॉक गया था, इनसे पूछिए। सदस्य के चुनाव में गए होंगे जिसे ये हारे थे। दूसरी इनकी झूठ, ये कह रहे हैं कि पूरे कोरोना काल में कोई निकल के नहीं गया। अरे भाई, आपने धारा 144 लगा रखी थी। अखिलेश यादव जी ने जिस दिन अपना प्रोग्राम निकलने का दिया, आपने उनके घर पे बैरिकेड लगा दिया। वो घर से निकले, उन पे एक धारा 144 और कोरोना के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर दिया। सरकारी हेलीकॉप्टर लेके योगी जी गए जिला मुख्यालय पे, डीएम से हेलो हाय की, चाय पी, चले आए। किसी पत्रकार के सवाल का भी जवाब नहीं दिया। जनता की बात छोड़िए। पर संजय कह रहे हैं कि वो कफन बांध के सर पे निकले थे। किया था? अरे आप ही ने देखा होगा। रुक जाओ, चाहे आपका टाइम हो गया, चाहे उनकी बारी है। नहीं, गलत बात। डिबेट सिस्टमैटिक चलने दीजिए, डिबेट सिस्टमैटिक चलने दीजिए। एक व्यक्ति को नहीं आप जो लोग शमशान में गए, रिश्वत देनी पड़ी लाश जलाने के लिए। लेकिन मैं विषय नहीं भटकाना चाहता जी। विजय जी, मैं विषय भटकाना, मेरी बात सुन लीजिए, खत्म होने दीजिए। हाँ, प्लीज। अब बड़े चुनाव आयोग के वकील हैं। बागपत में जब गलत आदमी अपने आप को डीएम के सामने पेश होकर लौट गया, क्या डीएम का सस्पेंशन हुआ? कोई कार्रवाई हुई? जिस आदमी ने पर्चा भरा हो, दस्तखत की हो, आईडी हो, फोटो हो, क्या हुआ? क्या आयोग ने कार्रवाई की? बताइए। और मैं दूसरी बात कह रहा हूं, पुराने चुनाव उठा के देख लीजिए, कोई उदाहरण बताएं जब प्रत्याशी अपहरण हुआ हो,
कोई बताए जो फर्जी प्रत्याशी पर्चा वापस कर गया हो। सारे कीर्तिमान यही तोड़ेंगे और शर्म नहीं आएगी टीवी पे बातें करते सुची हुए। विश्वास जी, सुची जी, अरे आप क्यों चिंतित हैं विपक्ष जा रहा है नहीं जा रहा? सुची विश्वास जी, विपक्ष जाए न जाए, ये भारतीय आप जनता क्यों पार्टी चुनाव? हमेशा ये क्यों आरोप जनता के लगाती है चुनाव हार क्यों कि गए? आप लोग एयर बार-बार कंडीशनड बोलने के कमरों बाद। में बैठकर क्योंकि और लोग ट्विटर आपकी के जरिए ही शक्ल सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। थैंक यू देवी आपको जी। डीएम सुची विश्वास जी, गो अहेड प्लीज, जनता जिताने वाली वन नहीं। बाय वन प्लीज, सिस्टमैटिक डिबेट अपन चलाएंगे। ओके सुची जी, गो अहेड। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार हमारे सामने ये आता है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी कुंठाग्रस्त है, ये गांधी परिवार से ऑब्सेस्ड है, ये इनका इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। जो हमारी शहादत है और जो इनकी मुखबिरी है, जो हमने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं और जो ये इन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली है, तो इनकी मूलभूत भावना जो है वो इन्हें हमारे सामने इस प्रकार का व्यवहार करने के लिए विवश कर देती है। तो उसी कुंठा के परिणाम स्वरूप ये तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि ना इन्हें इनका कोई इतिहास है, ना वर्तमान कोई भूगोल, ना इनके पास कोई मौलिकता है और ना कोई नैतिकता, ना कोई कार्यशैली है, ना कोई क्रियान्वयन। तो ये मूर्खता और तर्क के अतिरिक्त और क्या कर सकते हैं? एक ही काम बचता है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये है, वो है, तू है, मैं। तो आप इन्हें मौका क्यों देती हैं? आप उतरिए फील्ड में और इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। कुछ किया हो, कोई आपकी उपलब्धियां हो तो बताइए। इनका मुंह बंद कर जिन्होंने दीजिए। जिन्ना के साथ सरकार बनाई, उनका ये बलिदान दिवस मना रहे हैं। नाथूराम गोडसे की ये पाठशाला खोल रहे हैं, भारत रत्न ये गोलवलकर को देना चाहते हैं। तो ये इतने बुद्धि से रहित लोग हैं, इनको डिफेंड करने का कोई सेंस नहीं है। पर ये कहते हैं कि आप सिर्फ ट्विटर के जरिए राजनीति कर रहे हैं, तो इनको आप जवाब क्यों नहीं देती सड़क पे उतर के? इनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना सुने, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो शाम को ये कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग और सुबह ये कहना कि इतनी ऐतिहासिक भीड़ मैंने कभी रैली में देखी ही नहीं। तो इतनी बात आप प्रधानमंत्री की मानती क्यों है? मत मानिए, आप भी वही करिए जो ये कर रहे हैं। देखिए, उसके बावजूद भी कांग्रेस लगातार सक्रिय है। अगर वो मोदी मीडिया के माध्यम से नहीं देख सकते हैं, अगर वो फेसबुक व्हाट्सएप को कंट्रोल करके नहीं देख सकते हैं, अगर दिव्य नेत्रों से नहीं देख पा रहे हैं, तो सूक्ष्म नेत्रों से देखिए। कांग्रेस थी, कांग्रेस है और कांग्रेस रहेगी मनीष और सिंधवी आपको जी, दिखेगी। थैंक यू मैडम। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना इतना प्रतिष्ठापरक कैसे हो सकता है कि एक पार्टी अपनी विचारधारा, अपने मूल चरित्र से अलग हटकर दूसरे कार्यों के जरिए चुनाव जीते? और देखिए, अभी संजय ने एक बात बड़ी स्मार्टली, मतलब अनजाने में ही सही बोल गए हो कि जीत सर्वोच्च है। मैं भाई वीरेंद्र की बात से एक बात आगे बढ़ाऊंगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। वो कह रहे थे ना कि भाई मतलब कोई यूं ही बुलडोजर लेके नहीं चलता। हाँ, मतलब क्या भाई हम सत्ता में हैं। हाँ, एक तो उधर पंचायत 2000 एक नया मानदंड स्थापित हुआ एक्चुअली। हाँ, देखिए हम सत्ता में हैं, उधर पंचायत सदस्य का चुनाव हार गए, मतलब सभा के बराबरी में लगभग हार ही गए थे, आधे ज्यादा हार गए। अब अगर अध्यक्ष भी हार जाते तो आप समझिए 8 महीने बाद चुनाव होना जाना कुछ नहीं है इससे। देखिए, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि इसमें होता क्या है कि आप 65 जिलों में जब अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना देते हैं तो 65 बड़े मठ आपने क्रिएट कर दिए जो इलेक्शन में आपके काम आएंगे। भाई इलेक्शन में तमाम गाड़ी घोड़ा बैनर पोस्टर की जरूरत पड़ती है, आदमियों की जरूरत पड़ती है ना, तो एक जिला पंचायत अध्यक्ष बड़ा प्रभावशाली होता है, बड़ा रुपये पैसे का खेल वहां होता है, तो वो तो 65 खड़ा है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये जो है ना कि हाँ सत्ता मेरे नियंत्रण में, ये जो नियंत्रण है ना ये स्थापित करता है। ये अगर यही इनकी सीट 35 और 30 रही होती तो अंदर से निकलना मुश्किल हो, घर से निकलना मुश्किल हो जाता ना कि हार गए हार गए हार गए। ये जो मैसेज है ना, इस मैसेज को बनाए रखने के परसेप्शन के लिए ये करना पड़ता है। ये लोकतंत्र की जो हत्या है ये परसेप्शन को बनाए रखने के लिए है। ओके, बहुत ऊंची बात आपने कही। केपी मलिक साहब, आपका क्या दृष्टिकोण है कि ये जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जीत इतनी जरूरी क्यों है, जबकि इनमें से एक भी लॉयल नहीं होता है, सरकार बदलते के 24 घंटे के अंदर भाग जाता है? देखिए ब्रजेश जी, मैं वीरेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने बहुत कहा कि ये मजबूरी होती है, और अगर जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी थी, अगर वो जिला पंचायत के चुनाव में भी हार जाती तो समाजवादी और बाकी लोग तो चिढ़ाते ही, दिल्ली भी उनको योगी जी को गंभीरता से नहीं लेता। इससे 2 चीज़ें हुई हैं कि कहीं ना कहीं एक मैसेज ये गया है कि योगी जी जो है कंट्रोल कर सकते हैं, किसी को कंट्रोल करें ना करें, प्रशासन को वो भली भांति कंट्रोल कर सकते हैं और चुनाव में भी उसका उपयोग किया जा सकता है, प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का। वैसे तो भी तो हमारे चीफ मिनिस्टर कोई भी रहे हों, राम प्रकाश गुप्ता तक प्रशासन और पुलिस पर कंट्रोल रखते थे, तो ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि कोई मुख्यमंत्री प्रशासन पर कंट्रोल ना कर सके। यहाँ तो मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चीज होता है। प्रशासन पे कंट्रोल, प्रशासन पे जिस प्रकार से आपने कोरोना काल में देखा,
भ्रष्टाचार में देखा, पुलिस के मामलों में देखा, तो उन चीज़ों को देखने के बाद आप नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री का कंट्रोल प्रशासन पे पूरी तरह से है। इसके अलावा भी आप उत्तर प्रदेश के तमाम मामले देखते हैं, रोजाना आप ट्वीट भी करते हैं, खबरें भी चलाते हैं, और आप क्या कह सकते हैं कि प्रशासन मुख्यमंत्री के पूरे कंट्रोल में? तो मुझे आपके ऊपर भी थोड़ा संशय है अगर आप ये कह रहे हैं तो। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं सर, मेरा काम सवाल आने का दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे भाजपा के साथी संजय जी ने कहा, जी संजय जी ने जिस प्रकार से कहा कि योगी जी कफन बांध के निकले थे युद्ध में लड़ने के लिए, और रामचंद्र जी जिस प्रकार से श्रीलंका में लड़ने थे, तो देखिए कितना बड़ा युद्ध था। यहाँ जो है अखिलेश जी सड़क पे आ नहीं पा रहे हैं, धारा 144 है। और मैं सबसे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का मानता हूँ कि कांग्रेस ने शहीदी दिया है वेस्ट बंगाल में, और कांग्रेस अब शहीदी होने जा रही है उत्तर प्रदेश में है। अब आप बताइए कि कांग्रेस का कहीं कुछ नहीं है, खोने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, और वो खो भी तरीके से नहीं रही है। अगर मेरे से ही कोई सवाल सुन ले, या कांग्रेस की जो हमारी साथी बैठी है यही प्रियंका जी तक आवाज पहुंचा दें, इनको होना यह चाहिए कि उत्तर प्रदेश में ये प्रियंका जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें, या अन्य इनको सूची जी को ही कर दें, सूची जी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके और कहें कि हम 400 की 400 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, भले ही हमारी जमानत जब्त हो। कम से कम इनका जो कार्यकर्ता इधर उधर घूम रहा है, कभी सपा की घंटी बजा रहा है, कभी बसपा की बजा रहा है, कभी आम आदमी की बजा रहा है, बीजेपी में कोई ले नहीं रहा है, तो वो कम से कम कांग्रेस में रहेगा। और संजय जी आपके पास 20 सेकंड, प्लीज गो अहेड। एक वोट बैंक बढ़ेगा। ऑलराइट, थैंक यू सर। संजय जी 20 सेकंड। उदयवीर जी रेडी रहिएगा, आऊंगा आपके पास। देखिए, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी की प्रवक्ता ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, और पिछला चुनाव इस अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी के साथ प्रमुख विपक्षी दल के जो मित्र बैठे हैं उन्होंने साथ साथ लड़ा था। मैं आपकी मूल बात पर आता हूं जो आपने प्रारंभ में ही कहा है। इन दोनों का चरित्र अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश के बगल में मध्य प्रदेश है। 1 साल पहले मैं मध्य प्रदेश में ही था। वहां रेजोल्यूशन लाकर लोकल बॉडी का इलेक्शन इनडायरेक्ट कैसे हो जाए, इसके लिए उन्होंने वहां एक विधेयक पारित कर दिया। देखिए, मूल भावना अगर है कि हमें लोकतंत्र ठीक रखना है, लोकतंत्र अच्छा रखना है, तो एक तो मैं मित्रों से कहूंगा कि जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है जिसने लोकतंत्र की हत्या आपातकाल लगाकर की थी, काफी बुरा लग गया आपको सूची जी की बात। उसके बाद जब हुआ, अरे भाई वही राष्ट्रीय दल है और तो ऐसे दल हैं, उदयवीर जी गो अहेड प्लीज, 20 सेकंड। उदयवीर जी 20 सेकंड। थैंक यू। इस राउंड में टाइम कम है, पर 20 सेकंड। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और रहते असली हत्यारों के साथ हैं। मैं इनसे कह रहा हूं कि अगर इतनी बातें कर रहे हैं आप, इन्होंने जौनपुर रायबरेली तो आपातकाल में तो, अरे इमरजेंसी में तो आप लोग भी जेल रहे थे भाई, तो नहीं बताया कहां चले गए बीजेपी के सदस्य। इमरजेंसी में तो आप लोग सवाल ये है मेरे भाई, तो क्यों परेशान होते हैं आप? अब उन्हीं के साथ आप लंबा भाषण योगी जी के लिए अच्छा हो बात करते हो दोस्त, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों को जब आप एड्रेस नहीं करोगे, आपने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, भूल गए। आपकी 5 साल से सरकार है, इनडायरेक्ट चुनाव कराने की आपने चर्चा की, क्यों नहीं इनडायरेक्ट चुनाव कराया? आप नाथूराम गोडसे की पूजा करते हो। थैंक यू सर, शुक्रिया। टाइम खत्म। आप कुलदीप सेंगर से जेल में मिलने जाते हो। टाइम ओवर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहनों भाइयों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।